Hello everyone, you are most welcome on my YouTube channel. My name is Lakshmi Shankar. We have already discussed about panda algorithm, penguin algorithm, pigeon algorithm and hummingbird algorithm. So now we are going to discuss today mobile update, that is also called Mobilegeddon. We are going to discuss today three algorithm, Mobilegeddon, then Possum and Fred. So अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले मोबाइल फ्रेंडली अपडेट को डिस्कस करते हैं। सो गूगल्स मोबाइल फ्रेंडली अपडेट या एल्गोरिदम, इसी को मोबाइल गेडॉन या मोबाइल गेडॉन भी बोलते हैं। इट वॉज लॉन्च्ड इन अप्रैल 2015। तो अब देखते हैं कि मोबाइल गेडॉन में मेनली क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमें एज अ बिजनेस ओनर या वेबसाइट ओनर, और कैसे हम लोग इसके इम्पैक्ट से बच सकते हैं या उसके क्या सोल्यूशन होते हैं या इसमें क्या अपडेट आया। सो गूगल का मोबाइल गेडॉन ये जो अपडेट आया, इस मेनली आया गूगल गोज मोबाइल फर्स्ट। मीन्स यहाँ पे मोबाइल पे जितने यूज़र मतलब 2015 में जब मोबाइल के ऊपर ज़्यादा ब्राउजिंग होने लगी, कंटेंट को लेकर के यूज़र शिफ्ट करने लगे, तो गूगल ये चीज़ को पहचान लिया और समझ गया कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें कंटेंट को लेकर के मोबाइल के तरफ भी ध्यान रखना चाहिए कि मोबाइल पे कैसे हम लोग वेबसाइट बनाएं, जो भी वेबसाइट मतलब बनाएं वो मोबाइल फ्रेंडली हो, सो दैट कि इजीली उस पर स्क्रॉल करके कोई भी यूज़र देख सके। अब जैसे ये गूगल ने ही ये डॉक्यूमेंट उस टाइम रिलीज़ किया था, ये इमेजेस रिलीज़ किया था कि यदि ऐसा होता है कि मतलब इसका व्यू जो है इतना इजीली मतलब यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही नहीं है, क्योंकि उसे इजीली यहाँ पर चीज़ें टेक्स्ट नहीं दिख रही हैं, तो इसको उसने बोला, रिजेक्ट किया कि इस टाइप की चीज़ें नहीं चलेंगी। उससे बेटर ये होगा कि ये जो जैसे ऊपर मेन्यू आ गए, ये विजुअल है, इजीली रीड कर सकता है, तो इसको उसने सही माना। सो दैट मीन्स कि मेनली ये था कि आपका जो भी वेबसाइट हो, जो कंटेंट हो, वो मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। So this was first point. This was not just an algorithm update, it was a cultural shift, and Google was about to move the market. Means इस टाइम में 2015 में एक तरीके से लोगों का कल्चरल शिफ्ट हो रहा था फ्रॉम डेस्कटॉप लैपटॉप टू मोबाइल, इधर लोग ज़्यादा शिफ्ट कर रहे थे। तो वो टाइम आ गया था जबकि वेबसाइट ओनर को भी ये चीज़ समझने की जरूरत थी कि उनकी वेबसाइट या कंटेंट मोबाइल फ्रेंडली होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट, दिस अपडेट वाज नॉट रियली अबाउट ऑर्गेनिक सर्च, इट वाज अबाउट responding to consumer behavior which was trending in the direction of मोबाइल, तो उसी के मोबाइल पे इजीली सर्व कर सके और कोई भी यूज़र ब्राउज कर सके, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस ओनर्स को भी ऑप्टिमाइज करना था अपने वेबसाइट या कंटेंट को। नेक्स्ट वन इज गूगल्स मोबाइल फ्रेंडली अपडेट लेड द फाउंडेशन फॉर ऑल अदर ट्विक्स एंड अपडेट्स टू द मोबाइल SCRP यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे भी अब वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग मतलब पेजेस आने शुरू हो गए या देखने लगे। इट सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग पीपल टू इन्वेस्ट डॉलर्स into their site to make them mobile friendly and set the tone for our industry moving forward. If you are not mobile friendly, you are not allowed to hang out here anymore. मीन्स ये टाइम आ गया था कि गूगल अब पहचान लिया था इस चीज़ को, और आपका कंटेंट यदि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो वो रैंक भी नहीं करता था, और कोई भी यूज़र अपने मोबाइल पे यदि सर्फ कर रहा है वेबसाइट को या कंटेंट को देख रहा है, तो आपके
वेबसाइट यदि मोबाइल फ्रेंडली नहीं होगी तो रैंकिंग में नहीं आती थी और वो यूज़र आपके वेबसाइट पे नहीं जाता था। तो मेन अपडेट मोबाइल गेडाउन का यही था कि आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। यदि मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपका वेबसाइट मोबाइल पे नहीं आएगा, रैंक नहीं करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद क्या था। नेक्स्ट वन वाज गूगल पॉसम एल्गोरिदम। इट वाज लॉन्च्ड इन सितंबर 2016। सो पॉसम एल्गोरिदम 2016 में लॉन्च हुआ था। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें थी, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए था एज अ बिजनेस ओनर, या ध्यान रखना चाहिए, और कैसे हम लोग इसके इम्पैक्ट से बच सकते हैं कि हम लोग की लोअर रैंकिंग वेबसाइट की न हो। इम्पैक्ट ऑफ पॉसम लोकल सर्च रिजल्ट्स। सो एक्चुअली पॉसम मेनली एल्गोरिदम गूगल लेकर के आया ही इसलिए था कि लोकल सर्च पे मेन फोकस था इसका। अब देखते हैं कि लोकल सर्च में इसने क्या ऐसा किया जिसके वजह से लोकल सर्चेज में मतलब रिजल्ट्स अच्छे आने शुरू हो गए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो प्री पॉसम मतलब जब पॉसम नहीं आया था, इट वॉज नॉर्मल फॉर मल्टीपल बिजनेस शेयरिंग एफिलिएशंस सेम गूगल कैटेगरी एंड लोकेटेड विद इन द सेम बिल्डिंग टू अपीयर इन द सेम लोकल पैक और लोकल फाइंडर रिजल्ट्स। तो एक्चुअली में क्या होता था कि उस टाइम में यदि कोई भी सपोज दैट कि कोई भी एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग में मतलब सपोज दैट हम लोग ले लेते हैं कोचिंग क्लासेस का ही एग्जांपल कि सो कोचिंग क्लासेस, सपोज दैट मैथ्स से रिलेटेड कोई कोचिंग क्लासेस है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई कोचिंग क्लासेस चल रहा है, और उसी कोचिंग क्लासेस का दूसरी बिल्डिंग में भी ब्रांचेज हैं। तो यहाँ पे क्या होता था कि जब दिखाता था तो ये क्या हुआ, जो यहाँ पे बोल रहा है ना मल्टीपल बिजनेस शेयरिंग एप्लीकेशन मीन्स इसी से रिलेटेड कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड और भी बिजनेस जिनके थे। तो जब प्री पॉसम मतलब ये जब पॉसम नहीं आया था तो उससे पहले क्या होता था, कोई भी सर्च मारने पे कुछ इस तरीके का दिखाता था। लोकल पैक पहले एक होता था, ये टर्म बोलते थे, तो इसमें इस टाइप के 3 रिजल्ट्स दिखाते थे, और जब आप मोर प्लेसेस पे क्लिक करते थे तो आपको ये ऐसा डिटेल दिखने को मिलता था जिसमें अदर्स जो और बिजनेसेस होते थे मतलब उसी से रिलेटेड उस बिल्डिंग से में ही वो इस तरीके दिखाता था, और यहाँ पर उसका मैप में दिखाता था। ये प्री पॉसम होता था। ये जो मैंने इमेजेज लिया है मॉज से लिया हुआ है, तो ये प्री पॉसम इस टाइप की सिचुएशन होती थी। पोस्ट पॉसम क्या हुआ, जब पोस्ट पॉसम मतलब जब पॉसम इम्प्लीमेंट हो गया, सो गूगल फिल्टर्ड आउट मेनी ऑफ दीज एफिलिएटेड लिस्टिंग at the automatic zoom level of Google Maps. Now Google might show just one or possibly two of the location instead of all of them. Means अब यहाँ पर जब आप कोचिंग क्लासेस मारते हैं सर्च में, तो यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब वो दिखा देगा वहाँ पर जितने हैं वो सारे के सारे जैसे दिखा देता था, यहाँ पे सारे नहीं दिखा देगा। यहाँ पे 1 या 2 या 3 4 मैक्स मतलब दिखा देगा, बट उससे रिलेटेड मतलब उसी बिल्डिंग में और भी, इस बिल्डिंग में और भी बहुत सारे होंगे, या यहाँ वाले बिल्डिंग में बहुत सारे होंगे, या यहाँ, यानी इस सराउंडिंग एरियाज में जितने भी कोचिंग क्लासेस होंगे उन सबको यहाँ पर मैप में ये दिखा देगा, और थोड़ा जूम लेवल पे मतलब ये रीडेबल होगा, और सारे आसपास के कोचिंग क्लासेस दिखा देगा, सो दैट यूजर के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग एरियाज में देखना है, लोकल इंटेंट है, लोकल सर्च है, तो ये सराउंडिंग एरियाज में देख कर करके फिर यूजर डिसीजन ले सकता है कि किस
क्लास को लेना है। ऐसे सिमिलरली और भी कोई भी चीज़, चाहे वो ग्रॉसरी शॉप की हो चाहे रेस्टोरेंट हो, तो इस तरीके से वो शो करना शुरू कर दिया। तो ये पोस्ट पॉसम इसका इम्पैक्ट देखने को मिला था। और एक बहुत बड़ी चीज इस गूगल पासम का इफेक्ट क्या देखने को मिला था, बिजनेसेस दैट फॉल आउटसाइड ऑफ द फिजिकल सिटी लिमिट सॉ अ ह्यूज स्पाइकिंग रैंकिंग। इसका मीनिंग क्या हुआ, लाइक आप सपोज दैट दिल्ली में रहते हो और आपको मतलब विजिट करना है वाराणसी में, आपको जाना है वाराणसी, ओके, और आप यहीं से सर्च करके देखना चाह रहे हो वहाँ के रेस्टोरेंट या वहाँ के कॉफ़ी कैफ़े को, सपोज दैट आप सर्च मारते हो, तो आपको क्या होता था पहले बिफोर मतलब पॉसम, ये क्या होता था कि ये जनरली इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आता था या आप नहीं देख पाते थे आउटसाइड ऑफ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री इन द सेंस लाइक दिल्ली में हो तो दिल्ली के आसपास या दिल्ली के लोकेशंस का दिखा देता था, लेकिन आपका वाराणसी या दूसरे सिटीज़ का डिटेल्स नहीं दिखाता था तो लोकल ही इंटेंट, क्योंकि यूज़र का तो इंटेंट लोकल ही है कि मतलब वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट या लोकल कॉफ़ी कैफ़े को देखना है, लेकिन पहले नहीं दिखता था। ये जब आ गया पोस्ट पॉसम जब आ गया एल्गोरिदम, तो उसमें आप जब सर्च मारते हैं तो इस तरीके का पूरा आपको डिटेल उस सिटीज़ का दिखा देता है। इजिली आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या कौन कौन से रेस्टोरेंट या कौन कौन से कैफ़े अवेलेबल है। सो ये दो मेन चीज़ पॉसम के एल्गोरिदम में आया और जिससे कि बहुत सारे बिजनेसेस को इससे बेनिफिट्स हुआ। नेक्स्ट एल्गोरिदम वाज गूगल फ्रेड एल्गोरिदम। इट वाज लॉन्च्ड इन मार्च 2017। ये 2017 में लॉन्च हुआ था और फ्रेड एल्गोरिदम में देखते हैं कि क्या क्या हुआ या क्या अपडेट्स आए और कैसे इसका बेनिफिट्स हुए या कैसे हम लोग इसके इम्पैक्ट से बच सकते हैं। सो Google Fred is an algorithm designed by Google to target black hat tactics, okay, black hat tactics that are connected to overly aggressive monetization. सो इसका मेन फोकस जो एग्रेसिव मोनेटाइजेशन पे था, अभी बताते हैं, डिस्कस करते हैं कि इसका मीनिंग क्या था। Google Fred especially looks for excessive ads, low value content, and websites that generally offer very little user benefit. Salesy websites that have little purpose other than to drive revenue rather than providing helpful information seem to be penalized the hardest. तो ये गूगल फ्रेड मेनली आया था एक्चुअली में जब गूगल फ्रेड का टाइम जब मार्च 2017 यानी 2017 के अराउंड तक जो ब्लॉगिंग करने वाले लोग, जो वेबसाइट बनाने वाले लोग, वेबसाइट पे कंटेंट जो सबसे ज़्यादा कंटेंट क्रिएटर जो थे, इनको पता चल चुका था कि ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग से कितना ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। तो जब कोई भी चीज़ें ऐसी आती हैं तो उसका मिसयूज़ भी होना शुरू हो जाता है। तो उस टाइम लोग इसको बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत लोग बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इस चीज़ को यूज़ करने लगे। और कोई भी नई चीज़ होती मतलब कोई भी सिस्टम होता है तो उसमें लूप होल होते ही होते हैं। तो उस टाइम गूगल का ये लूप होल था और लोग क्या करते थे कि बहुत सारे कंटेंट मोनेटाइजेशन के लिए मतलब केवल पैसे कमाने के लिए, मेन उनका पर्पस था कि कैसे पैसे बनाना है। तो पैसे कमाने के लिए वो क्या करते थे, वेबसाइट जो अपना बनाते थे उस वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा ऐड डालना शुरू कर दिए। मतलब जहाँ पे ज़रूरत नहीं भी है वहाँ पे ऐड। अब कंटेंट यहाँ थोड़ा सा राइट कर दिए, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ थोड़ा सा, यहाँ, बट इसमें बहुत ज़्यादा यहाँ पे
ऐड डालना शुरू कर दिए और इतना एक्सेसिव ऐड ए यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं था। लेकिन ये क्या था, ब्लॉगिंग या कंटेंट ओनर के अकॉर्डिंग उनके लिए पैसा बनाने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक तरीका मिल गया था। तो ये जो काम करना शुरू की, इस चीज़ को दूर करने के लिए एक फ्रेड एल्गोरिदम आया जो कि इन चीज़ों को ध्यान रखता था कि बहुत ज़्यादा कहीं पे ऐड, एक्सेसिव ऐड तो नहीं डाल रहे हैं, थिन कंटेंट मीन्स लाइक डेप्थ में कंटेंट नहीं है, लेंदी कंटेंट नहीं है, जो यूज़र देखना चाह रहा है, जिस टॉपिक पे सर्च कर रहा है वो पूरा उसको डिटेल नहीं मिल रही है। तो इन सारी चीज़ों को फ्रेड चेक करता था और यदि नहीं मिलता था ऐसा कोई भी चीज़, मतलब बहुत ज़्यादा ऐड होता था और ये सारी चीज़ें, तो उनकी वेबसाइट को लोअर रैंक कर देता था, उनकी वेबसाइट की रैंकिंग लोअर हो जाती थी और वो जनरली टॉप में नहीं आती। तो ये काम फ्रेड का था। इसमें देखते हैं कि और क्या क्या चीज़ों पर लोगों ने ज़्यादा फोकस कर दिया था। इस टाइम तक फोकस्ड ऑन एग्रेसिव मोनेटाइजेशन, जो मैंने बताया कि लोग पैसे कमाने के लिए इस पे काम करना शुरू कर दिए, चाहे कैसे भी हो। डिस्प्लेड मिसलीडिंग और डिसेप्टिव एड्स मीन्स ऐसे ऐड डाल देते थे जो कि मतलब ऐसे गलत होते थे, मतलब जैसे कि यहाँ पे बोल देते थे कि क्लिक हियर, और क्लिक करने के बाद आप जाते थे तो वो कहीं और ही दूसरे वेबसाइट पे लेकर के जाता था। तो ऐसा लोग करना शुरू कर दिए थे। डिस्प्लेड एड्स दैट ट्रिक्ड यूजर्स इनटू क्लिकिंग ऑन देम, मतलब ऐसा कुछ वहाँ लिखते थे जिससे कि यूजर बस वहाँ क्लिक करे, बट यूजर को कोई वहाँ इंसाइट या डिटेल नहीं मिलता था। सेचुरेटेड विथ एफिलिएट लिंक्स, एड्स एंड लो वैल्यू कंटेंट में बहुत सारे अपने वेबसाइट पे एफिलिएट लिंक यूज करना शुरू कर दिए, एड्स डालना शुरू कर दिए, बट कंटेंट लो वैल्यू का डालते थे। हैड ब्लॉग्स दैट फीचर्ड एनी रेंज ऑफ टॉपिक विद द सोल पर्पज ऑफ एसईओ रैंकिंग, मतलब जो भी एसईओ करते थे वो कीवर्ड पर्पज यही होता था कि कैसे उनकी रैंकिंग हो, न कि यूजर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, इस चीज पे ध्यान नहीं देते। यूजर एक्सपीरियंस इज बैरियर्स एंड इश्यूज, मतलब यूजर का एक्सपीरियंस एक तरीके से वहां पर मतलब अच्छा नहीं होता था उस टाइम में, बिफोर फ्रेड। पुअर मोबाइल कंपेटेबिलिटी, मतलब मोबाइल फ्रेंडली नहीं होते थे कंटेंट, थिन कंटेंट होते थे, ओवर यूज ऑफ एड्स। तो ये सारी चीजें का ये है कि यदि आपके वेबसाइट पे ऐसी चीजें होती हैं, ये जितना भी डिस्कस किए, तो आपकी वेबसाइट डेफिनेटली वो लोअर रैंक करेगा गूगल की रैंकिंग सिस्टम में। तो SERP पे आने के, यानी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस पे आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है सो दैट कि कोई भी गूगल के साइड से पेनाल्टी ना आए आपके वेबसाइट के लिए, या आपकी वेबसाइट पहले अच्छी रैंक कर रही थी तो अब वो लो रैंक ना करने लगे इन सारे एल्गोरिदम के वजह से। सो आई होप आज क्लियर हुआ होगा। हम लोगों ने आज 3 अपडेट्स डिस्कस किए। फर्स्ट वाज मोबाइल फ्रेंडली अपडेट, मोबाइल गेट ऑन, ये 2015 में आया था, ये पूरा डिस्कस किए। देन पॉसम एल्गोरिदम डिस्कस किए, एंड देन वी डिस्कस्ड फ्रेड एल्गोरिदम। सो आई होप ये तीनों एल्गोरिदम आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एल्गोरिदम का डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।